कश्मीर हमारा है। जम्मू से जंतर मंतर तक सिर्फ एक ही आवाज है, एक ही मांग है, कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं बंद। आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब हो और सरकार कश्मीरी हिंदुओं को पूरी तरह सुरक्षा दिलाए और ये भरोसा भी दे कि अब कोई बैंक मैनेजर विजय नहीं मारा जाएगा। अब किसी राहुल भट्ट की हत्या नहीं होगी। अब स्कूल में घुसकर रवि बाला जैसी टीचर को गोली नहीं मारी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग ने घाटी के लोगों में दहशत बढ़ा दी है। इसीलिए जम्मू की सड़कों से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग आक्रोशित हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो ये सारे कह रहे हैं कश्मीर 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 सिर है भारत का, हम ये सोच रहे हैं कि अब तो जो इतने थोड़े से लोग थे 5,000 लोग या 6,000 लोग, अगर इनको हम ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते फिर बाकियों को कैसे ले सकते हैं वहाँ पर। हमारी मांग काली ये है कि हमारे जो बच्चे वहाँ पे कश्मीर में जो नौकरी कर रहे हैं पीएम पैकेज में, उनकी सुरक्षा हो, उनकी इज्जत हो। वहाँ पे जो हमारे को चुन चुन के मारा जा रहा है हमारे बच्चों को, उनकी सुरक्षा हो। हमारी मांग यही है। कश्मीर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग इस डर का सामना कर रहे हैं कि आतंकियों के निशाने पर अगला नंबर किसका है। जिस तरह लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उसे देखकर साफ है कि आतंकियों के पास अपने मकसद की पूरी जानकारी है। धर्म और क्षेत्रवाद के आधार पर हो रही इन हत्याओं ने घाटी में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। इसीलिए लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक पूरी तरह सुरक्षा मिल पाएगी। खबरें ऐसी भी हैं कि कश्मीर से अब हिंदू पलायन करना शुरू कर चुके हैं और वो लोग भी जो गैर कश्मीरी हैं। ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जो तमाम कश्मीरी पंडित हैं जो दिल्ली में रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दोबारा से अपनी आवाज यही उठा रहे हैं कि कश्मीर में घाटी में अब जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो कश्मीरी पंडितों के मन में घर कर चुके डर को कैसे दूर करें। लोगों का सरकार से सीधा सवाल है कि जब जम्मू कश्मीर को धारा 370 से आजाद किया गया तो आतंक से कब आजादी मिलेगी। इसीलिए कश्मीरी पंडितों की मांग है कि घाटी से सभी हिंदुओं और गैर कश्मीरियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सरकार भले ही इस दिशा में तेजी से काम कर रही हो, लेकिन ये प्रयास लोगों में पैदा हुए डर को कम नहीं कर पा रहा। एक कड़ा प्रहार करने की जरूरत है। जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर के आकर के किसी भी को भी मार देगा और वहां से पलायन शुरू होना एक चिंताजनक बात है और उस पर इसको साफ लगता है कि हम कहीं ना कहीं टेररिस्ट के आगे सरेंडर कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी नई रणनीति बना करके काम करेंगे ऐसी उम्मीद है और सरकार उनके साथ खड़ी है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द इसके रिजल्ट आएंगे। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर हालात काबू में नहीं, लेकिन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए कश्मीर के दूर दराज के इलाकों से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन यह फौरी राहत तो हो सकती है, लेकिन इस मुसीबत का पक्का इलाज नहीं। इसलिए सरकार को बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। मम्मी को ये कहता था नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सब कुछ ठीक है। कमाने वाले वही, बस अभी इंसाफ चाहिए। जब मेरे पति को नहीं उन्होंने छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब टूट गया सपना। क्या कश्मीर में आतंकवादियों को जवाब देने के लिए कुछ बड़ा होने वाला है? क्या घाटी में फैले डर के साए को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है? टारगेट किलिंग को अंजाम देकर आज कश्मीर में फैली दहशत के बीच हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब सरकार क्या करने वाली है। आतंकवादियों को जवाब देने के लिए सरकार कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि वो आतंकियों के दबाव में नहीं आएगी।
कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में तैनात 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को घाटी के बाहर नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा टारगेट किलिंग को रोकने की रणनीति बनाते हुए हिंदू कर्मचारियों को अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने लगातार सुरक्षा संबंधित जो बैठकें की हैं और नई रणनीति जम्मू कश्मीर के बारे में बनाई गई है, इन सभी साजिशों को विफल किया जाएगा। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ये खुली छूट दी गई है कि ताबड़तोड़ ऑपरेशंस इन आतंकवादियों के विरुद्ध कश्मीर घाटी में पहले भी शुरू किए गए हैं, इनमें और तेजी लाई जाएगी। पिछले दिनों कश्मीर में जिस तरह टारगेट किलिंग के तहत विशेषकर हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद बहुत से कर्मचारियों ने दफ्तर जाना बंद कर दिया था। लोगों को इस बात का डर है कि आतंकी उन्हें भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि हत्या करने वाले आतंकियों के पास पूरी जानकारी है और पुलिस और सिस्टम उनकी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुआ है। आप देखिए, जब टीचर जो रजनी बाला थी, उसको वो 2-3 बार चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास गई कि मुझे थ्रेटन फील हो रहा है, मुझे यहाँ से ट्रांसफर करिए। क्यों नहीं ट्रांसफर किया? आई थिंक हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए गवर्नमेंट को कि कहाँ कमियां हैं और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। अब हेड्स मस्ट रोल। आप देखिए, जो कल विजय कुमार राजस्थान का मारा, उसको किस अक्लमंद ऑफिसर ने वहां लगाया, जब आप जानते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। आप एक कुलगाम के रिमोट एरिया में उसको मैनेजर लगाते हैं जहां सिक्योरिटी भी नहीं है। तो हमें अंदर भी देखने की जरूरत है। सरकार को चुनौती देने के लिए आतंकवादियों ने कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद शोपिया में प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया। विफलता जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की है। जिम्मेवार तो आतंकवादी ही हैं, मगर सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों की सुरक्षा हो। सरकार का दायित्व बनता है कि हर वो कदम लिया जाए जिससे लोग सुरक्षित रहें। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं हुआ कि विफलता जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की रही है, प्रोएक्टिव लेवल पे भी और रिएक्टिव लेवल पे भी। प्रोएक्टिव लेवल पे इसलिए कि आपने जिहादी नेटवर्क को बर्स्ट नहीं कर पा रहे हैं जो इकोसिस्टम अवेलेबल है। सरकार के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देने के लिए आतंकियों का अंत करना है, तो दूसरी तरफ लोगों के मन में डर की वजह से पलायन को भी रोकना है। उम्मीद पूरी है कि अगले कुछ दिनों में एक बड़ी खबर कश्मीर से आ सकती है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदातों ने 1990 के जख्मों को हरा कर दिया है। पिछले 32 सालों से जिस दर्द के साथ कश्मीरी पंडित जी रहे थे, वो आज और बढ़ गया है। तब नरसंहार हो रहा था, अब टारगेट किलिंग। कश्मीर में आतंकी घटनाओं की ये तस्वीरें बुरी यादों के साथ आज भी जिंदा हैं। अपनों की मौत का बोझ उठाकर घर बार छोड़ने की मजबूरी कितना दर्द देती है, ये सतीश की आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। सतीश का पूरा बचपन अपने परिवार के साथ कश्मीर की घाटियों में बीता, लेकिन 1990 में मजबूरन पलायन करना पड़ा। टारगेट किलिंग्स के कारण कश्मीर अब एक बार फिर से पलायन के दर से गुजर रहा है। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स बात करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में टारगेट किलिंग का खतरा अपने ऊपर देखा, लेकिन आज वो चेयरमैन है जेके पीस फोरम के। क्या दौर था सर वो पलायन का, किस तरह का दौर था और क्या कुछ हुआ था, शुरू से बताइए। देखिए, उस वक्त और इस वक्त का जो फर्क है लगभग सेम है। फर्क इतना है कि न उस वक्त इंटरनेट था, न कंप्यूटर था, ये माध्यम नहीं, न आईफोन था। उस वक्त जो पोस्टर्स थे लगते थे, मस्जिदों पे लगते थे, अखबारों में आते थे, या मस्जिदों की लाउड स्पीकर से जो भी अनाउंसमेंट होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, वो होती थी। आज जो हो रहा है थ्रू पोस्टर्स हो रहा है, इतना ही फ़र्क, और बाकी सब काम हो रहा है। खाली यह है कि मस्जिदों को इस बारी नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पाक जगह हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। बट जो दौर है बाय अनाउंसिंग कि किसको मारा जाएगा, क्यों मारा जाएगा, किसके मारा जाएगा, ये दौर अभी भी चालू है। कश्मीर से जुड़ी अपनी बचपन की यादों के बारे में बात करके डॉक्टर मीनाक्षी आज भी रो पड़ती हैं।
32 साल पहले अपने घर को छोड़कर मीनाक्षी अपने परिवार के साथ दिल्ली बस गईं। ये वो समय था जब कश्मीर में आतंकी निहत्थे और बेकसूर कश्मीरी पंडितों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर रहे थे और आज भी 32 साल बाद हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। उस टाइम का दौर वैसे तो सेम था, बट ये डिफरेंस था कि अभी तो गिने चुने लोग हैं वहाँ पे जो कि मतलब स्पेशली जॉब के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। उस टाइम तो सारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और बाकी हिंदूज वहाँ रेगुलर रहते थे, तो वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा थी, लाखों में थी उस टाइम। इस टाइम तो बहुत ही गिने चुने हैं, ये एक डिफरेंस है। बाकी जो बॉटम लाइन ये है कि उस टाइम भी पलायन हो रहा था और अभी भी पलायन हो रहा है। उस टाइम भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, अभी भी हो रही है। वो तो अनएंडिंग ऐसा लग रहा है कि कब खत्म होगा, वो तो सेम है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ, उसकी भूमिका 1988 में ही बनने लगी थी। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की लगातार धमकियां मिल रही थी। कश्मीरी पंडितों के नेताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इन लोगों के मकानों पर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि धर्म बदल लो या कश्मीर छोड़कर चले जाओ। उन धमकियों का शोर आज भी 85 साल की कुंती के कानों में गूंजता है, जो आज भी घाटी में वापस जाने का सपना मन में सजोए हुए हैं, लेकिन आज के हालातों को देखकर डर जाती हैं। उस वक्त भी ऐसे लोग आ रहे थे, फिर ट्रकों में लोग जाते थे, अपनी गाड़ियों में लोग जाते थे। किसी किसी को पता चलता था, कोई बढ़ता तो आप को डर है, आपको खतरा है, तो भाग जाते थे। उसी वक्त रात को गाड़ी में ही जो थोड़ा सा सामान लेके जाते थे, निकल जाते थे। अभी के जो हम उन दिनों में भी बहुत दहशत थी, बहुत दहशत फैली हुई थी और कर्फ्यू भी लगा दिया था, कर्फ्यू लग गया था। लेकिन जब यूं ही कर्फ्यू खुला तो हम फिर आ गए, एकदम से निकले। पिछले 32 साल में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। वक्त के साथ हालात और खराब होते गए। कश्मीरी पंडितों को भी इस बात का एहसास है कि घाटी पहले जैसी नहीं रही। 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो कश्मीरी पंडित बेहद खुश थे, मगर उनके कश्मीर वापसी के अरमान आज भी पूरे नहीं हुए हैं। तेजश्री पुरंदरे के साथ आज तक ब्यूरो।